Hello everyone, welcome to the video lecture series of Signal System. The subject code is KEC 403 and here we are in lecture number 2 of unit number 5. So in the previous lecture basically हम लोगों ने स्टार्ट की थी यूनिट नंबर 5 जहां पे हमें बेसिकली पढ़ना है सैम्पलिंग. तो सैम्पलिंग क्या है, व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट सैम्पलिंग थ्योरम और किस तरह से बेसिकली सैंपल्ड स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है, यानी कि अगर एक सैंपल सिग्नल है तो उसके स्पेक्ट्रम को हम किस तरह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखते हैं. वो चीज हम लोगों ने पढ़ी थी इंपल्स ट्रेन सैम्पलिंग के फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर सैम्पलिंग के बारे में आपको लिखने के लिए आता है कि सैम्पलिंग का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसे बनता है तो वो चीज आपने इस लास्ट लेक्चर में देखिए. नाउ अब अगर इस लेक्चर की मैं बात करूं तो उसी लास्ट लेक्चर से रिलेटेड लेक्चर है जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं अलाइजिंग की. जी हां, हमने लास्ट लेक्चर के एंड में देखा था व्हाट इज द बेसिकली अलाइजिंग फिनोमेना, तो वही अलाइजिंग फिनोमेना मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं. प्लस जो हमने लास्ट लेक्चर में सैम्पलिंग थ्योरम देखी है उसी के बेस पे यहां पे हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जहां पे न्यूक्विस्ट रेट और न्यूक्विस्ट इंटरवल को कैलकुलेट करना सीखेंगे. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन अलाइजिंग न्यूक्विस्ट रेट एंड न्यूक्विस्ट इंटरवल. सो अलाइजिंग फिनोमेना हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने बोला था अगर कोई मैसेज सिग्नल xt है जिसका फोरियर डोमेन यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल, दैट इज कॉल्ड x ऑफ ओमेगा. राइट, तो हमने देखा कि जब हम इसे सैंपल कर देते हैं बाय इंपल्स ट्रेन सैंपलिंग तो जो हमें सैंपल सिग्नल मिलता था वो सैंपल सिग्नल कैसा मिलता था, वो सैंपल सिग्नल इसका रेप्लिका मिलता था. राइट, अब इस रेप्लिका में आपके पास तीन ऑप्शन आए थे. वन इज दैट जहां पे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में जो गैप है, जो दो रेप्लिकास के बीच में फ्रीक्वेंसी सेपरेशन है, ये बहुत ज्यादा था. कब, व्हेन ओमेगा एस इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम. तो इस चीज को हमने बोला था गार्ड बैंड. और इस केस में अभी जब आप आगे चल के रिकंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो इस टाइप के सिग्नल को हम किसी भी नॉर्मल फिल्टर के थ्रू रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. राइट, बट वहीं पे हमने सेकंड केस पढ़ा व्हेन ओमेगा एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम, तो ये गार्ड बैंड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. एंड दीज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम रेप्लिकास जो है वो हमारे बिल्कुल सेपरेट नहीं रहते, यानी कि एक दूसरे में बिल्कुल अटैच हो जाते हैं. एंड थर्ड केस, जब हमने थर्ड केस यहीं पे देखा था व्हेन द ओमेगा एस इज लेस देन ओमेगा एम, तो क्या होता है, तो ये रेप्लिकास एक दूसरे में ओवरलैप कर जाते हैं. इसी ओवरलैप को हमने क्या बोला था, दिस इज कॉल्ड द डिस्टॉर्शन. और इसी ओवरलैप कंडीशन को हम यहां पे बोलते हैं अलाइजिंग फिनोमेना. राइट, सो अल्टीमेटली आप ये देख रहे हो कि अलाइजिंग इफेक्ट क्या है. अलाइजिंग इफेक्ट कोई नई चीज नहीं है. अगर हमारी सैंपलिंग थ्योरम फेल होती है, सैंपलिंग थ्योरम कहती है द मिनिमम सैंपलिंग इंटरवल या मिनिमम सैंपलिंग रेट मस्ट बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल. राइट, सो अगर ये थ्योरम फेल हुई उस केस में जो आपको ये डिस्टॉर्शन मिल रहा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अलाइजिंग. तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय अलाइजिंग, तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं. बट अगर आपसे पूछा जाए हाउ कैन यू अवॉइड इट, आप अलाइजिंग को कैसे रिमूव कर सकते हैं, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द आंसर. सो आंसर ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया कि अगर हमारी कंडीशन न्यूक्विस्ट थ्योरम यानी कि सैंपलिंग थ्योरम अगर फेल हो रही है तभी तो अलाइजिंग इफेक्ट आया ना. सो अलाइजिंग को अगर मुझे अवॉइड करना है तो मुझे क्या कंडीशन लिखनी पड़ेगी, जी हाँ, आवर सैंपलिंग इंटरवल मस्ट बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ FM. राइट, दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई अगर मुझे अपने अलाइजिंग को अवॉइड करना है. राइट, और इस अवॉइडेंस के लिए हम क्या करते हैं, दिस अलाइजिंग कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग एंटी अलाइज फिल्टर एट इनपुट बिफोर डूइंग सैंपलिंग टू मेक द इनपुट सिग्नल स्ट्रिक्ट बैंड लिमिटेड सिग्नल. जी हाँ, अब इसे करने के लिए अगर मैं आपको फिजिकली डिवाइस का यूज बताऊं तो वो क्या है, वो है एक एंटी अलाइजिंग फिल्टर, जो कि क्या होता है, इसका यूज हम इसलिए करते हैं सो दैट हमारा जो इनपुट है वो स्ट्रिक्ट बैंड लिमिटेड हो जाए. हम हर डेफिनेशन में कह रहे हैं द इनपुट ओरिजिनल सिग्नल विल बी बैंड लिमिटेड. तो इस बैंड लिमिटेड का मतलब क्या है, बैंड लिमिटेड का मतलब होता है जनरली कोई सिग्नल आपका बैंड लिमिटेड नहीं होता. अगर हम उसका फोरियर डोमेन में रिप्रेजेंट करें उस पर्टिकुलर सिग्नल को तो उसके फोरियर स्पेक्ट्रम में कुछ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आएंगे और कुछ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी आएंगे जिन्हें हम बोलते हैं नॉइस. और इन्हीं हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स की वजह से हमारा अलाइजिंग फिनोमेना क्रिएट होता है. राइट, सो अगर मैं अपने सिग्नल को पहले ही बैंड लिमिट कर दूं, यानी पहले ही मैं उसे एक लो पास फिल्टर से पास कर दूं जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो आपके आ रहे थे वो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, सो दैट इट विल ओनली पासेस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज FM सिग्नल.
राइट। सो इसलिए यहाँ पे लिखा था टू अवॉइड अलाइजिंग एरर कॉज बाय दीज हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स इट इज नेसेसरी टू फर्स्ट बैंड लिमिट एक्सटी टू सम फ्रीक्वेंसी एफएम बाय यूजिंग अ लो पास फिल्टर, बिकॉज लो पास फिल्टर का काम क्या है, आपने पढ़ा भी होगा अपने अदर सब्जेक्ट में कि लो पास फिल्टर का काम होता है कि वो पर्टिकुलर लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पास करता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद के कंपोनेंट को पास ऑन नहीं करता। सो दैट इज कॉल्ड द लो पास फिल्टर। सो यहाँ पे इसी लो पास फिल्टर को हम बोलते हैं एंटी अलाइजिंग फिल्टर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पेपर में पुटअप होता है, अलाइजिंग इफेक्ट क्या है, क्यों आता है और हम किस तरह से इसे अवॉइड कर सकते हैं, या व्हाट डू यू मीन बाय एंटी अलाइजिंग फिल्टर। तो सारी की सारे क्वेश्चन इसी बेसिक थ्योरी पर रिलेटेड हैं, अलाइजिंग फिनोमेना क्यों जनरेट हुआ और उसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर हमारा सैम्पलिंग इंटरवल ग्रेटर देन ट्वाइस एफएम रहेगा तो ऑटोमेटिकली अलाइजिंग अवॉइडेड रहेगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर अलाइजिंग। अब अगर मैं बात करूं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सैम्पलिंग, एंड द सैम्पलिंग इज व्हाट, सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कंटीन्यूअस टाइम टू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो हमने बोला था डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में जब सिग्नल आ जाएगा तो हर एक सिग्नल, हर एक सैंपल के बीच में एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल होता है, दे हैव इक्वली स्पेस्ड, आप बोल सकते हैं कि इन सभी सैंपल्स के बीच में इक्वल इंटरवल है। उसी इक्वल इंटरवल को हमने क्या बोला था, दैट इज कॉल्ड द सैम्पलिंग इंटरवल, और इसके अपोजिट को हम बोलते हैं सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। अब इसी सैम्पलिंग रेट को यहाँ पे न्यूक्विस्ट रेट या न्यूक्विस्ट इंटरवल भी बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में सैम्पलिंग रेट कैलकुलेट करने के लिए आ रहा है, न्यूक्विस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए आ रहा है, मींस वी हैव टू कैलकुलेट दिस एफएस। और एफएस में कैसे कैलकुलेट करूंगा, एफएस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफएम व्हेन इट इज कॉल्ड द न्यूक्विस्ट रेट, राइट। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप लोग न्यूक्विस्ट रेट और न्यूक्विस्ट इंटरवल को कैलकुलेट करते हैं, जो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू शो करने वाला हूँ, राइट। सो चलिए अपना फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज यू हैव अ गिवन क्वेश्चन, डिटरमिन द न्यूक्विस्ट रेट कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच सिग्नल, राइट। अब यहाँ पहला सिग्नल मैंने लिया है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 200 पाई टी प्लस साइन ऑफ 400 पाई टी, राइट। एंड इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में किया था, अगर एक से ज्यादा सिग्नल को हम एड ऑन करते हैं तो हमने चेक किया था क्या सिग्नल पीरियोडिक रहेगा या सिग्नल पीरियोडिक नहीं रहेगा। वो कैसे चेक किया था, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड कंपेयर करूं तो कॉस किससे कंपेयर होता है, कॉस ऑफ ओमेगा टी, साइन किससे कंपेयर होता है, साइन ऑफ ओमेगा टी। यानी कि ये जो फर्स्ट सिग्नल है जिसकी वैल्यू 1 है, इसमें तो कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ही नहीं, यानी इसका ओमेगा 1 क्या हो गया, इसका ओमेगा 1 0 हो गया। अगर हम इसके लिए सेकंड वाले के लिए देखें तो इसका ओमेगा 2 कितना हो गया, दैट इज 200 पाई, बिकॉज इट इज कंपेयर्ड बाय कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा की जगह क्या रखा हुआ है, 200 पाई। सिमिलरली अगर आप इस थर्ड कंपोनेंट को कंपेयर करते हैं तो ये ओमेगा 3 आपको देगा, दैट इज 400 ऑफ पाई। दैट मींस इस पर्टिकुलर सिग्नल के अंदर 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपके पास अवेलेबल हैं। और अब अगर ओमेगा से एफ की वैल्यू कैलकुलेट करें तो f1 को मैं 0 लिखूंगा। नाउ ओमेगा 2 से क्या कैलकुलेट हो जाएगा, f2, एंड f का फॉर्मूला क्या होता है, f इज इक्वल टू बेसिकली ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहां से अगर आप इसे सॉल्व करें तो 200 पाई डिवाइड बाय 2 पाई, तो दैट बिकम्स 100। और सिमिलरली आप f3 को कैलकुलेट कर सकते हैं कि 400 पाई डिवाइड बाय द 2 पाई, सो दैट बिकम्स 200, राइट। सो दैट मींस मेरे गिवन सिग्नल के अंदर 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल है, वन इज 0 फ्रीक्वेंसी, वन हैव 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, एंड द थर्ड वन हैज 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी न्यूक्विस्ट रेट क्या है, न्यूक्विस्ट रेट है fs इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ fm। नाउ व्हाट इज द fm, fm मींस मैक्सिमम ऑफ द इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी, यानी कि यहाँ पे fm कैसे कैलकुलेट होगा, मैक्स ऑफ 0, 100, 200, राइट। यही तो हमने थ्योरी पढ़ी है ना, कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है, जो हमारा इनपुट सिग्नल है, उस इनपुट सिग्नल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है, यानी कि दैट इज कॉल्ड एफएम। तो ट्वाइस इनटू मैक्स ऑफ 0, 100, 200, यानी मैक्स कौन है, मैक्स 200 है। सो अल्टीमेटली 2 into 200 becomes 400 hertz is the answer for this particular Nyquist rate, राइट। सो fs बिकम 400 हर्ट्ज। तो मैं क्वेश्चन आपको इस तरह से इसलिए करा रहा हूं सो दैट आपके पास सिंगल सिग्नल आए, आपके पास मोर देन वन सिग्नल एडिशन सब्ट्रैक्शन में आए, सभी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना हम जानते हैं। तो इंडिविजुअल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कीजिए, मैक्सिमम टर्म लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए, वी गेट दिस fs। और अगर मुझे fs से ts कैलकुलेट करना है, जी हाँ, अगर आपके क्वेश्चन में न्यूक्विस्ट इंटरवल भी गिवन है तो न्यूक्विस्ट इंटरवल होता है ts इज इक्वल टू 1 अपॉन fs। तो यहाँ पे 1 अपॉन fs आपको पता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 400, दैट इज इक्वल टू 2.5 मिलीसेकंड, जिसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बट डिफरेंस आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप लोग किस तरह से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को कैलकुलेट करते हैं,
राइट। एक अनदर एग्जांपल देखते हैं, मैंने यहाँ पे रखा है, दैट इज कॉल्ड x ऑफ t इज इक्वल टू साइन 400 पाई टी डिवाइड बाय पाई टी। नाउ सी, अब यहाँ पे केवल सिंगल कंपोनेंट है, कोई मल्टीपल कंपोनेंट नहीं है, केवल एक वैल्यू आपको दी गई, दैट इज साइन ओमेगा टी, जो कि एक स्टैंडर्ड है। अगर मैं इससे से कंपेयर करूं तो ओमेगा की जगह क्या रखा हुआ है, जी हाँ ओमेगा की जगह रखा हुआ है 400 पाई। सो व्हाट इज द f वैल्यू, f बिकम 400 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, यानी इट बिकम्स अगेन 200 ऑफ हर्ट्ज, यानी दिस इज कॉल्ड अल्टीमेटली fm, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ही कंपोनेंट है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, that is fm is equal to 200 hertz। तो अगर fm आ गया, so I can create this fs that is equal to twice of fm, again it becomes 400 of hertz। और अगर हम इसका इनवर्स कर दें यानी 1 over fs कर देंगे तो ये हो जाएगा अगेन 2.5 मिलीसेकेंड, जो कि आपके लिए हो जाएगा न्यूक्विस्ट इंटरवल, राइट। सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जहां पे केवल और केवल आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, राइट। एक और बेसिक मैं आपको याद दिलाता हूं, हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था, x ऑफ t इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय पाई टी। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे केवल साइन ओमेगा टी था, यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, राइट। तो साइन स्क्वायर के केस में कैसे करेंगे, जी हाँ साइन स्क्वायर के केस में आपको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाना होगा कि 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अगर इस फॉर्मूले का यूज मैं यहां पे करूं तो दिस सिग्नल विल बी रिप्रेजेंटेड एज 1 बाय पाई टी, आपका बाहर चला गया, उसके बाद ये सिग्नल हो गया 1 बाय 2 माइनस दिस बिकम 1 बाय 2 ऑफ कॉस ऑफ 400 पाई टी, राइट। सो पाई टी आपका बाहर चला गया, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने सॉल्व कर दिया 1 बाय 2 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, दैट इज कॉस 400 पाई टी बाय 2, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे अब फिर से दो कंपोनेंट आपके बन चुके हैं। पहले कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जी हाँ इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं है, इट इज अ कांस्टेंट वन। सेकंड कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दैट इज 400 पाई, तो ओमेगा इज इक्वल टू बेसिकली 400 ऑफ पाई, तो f इज बेसिकली व्हाट 400 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, सो इट बिकम्स 200, अगेन 200 हर्ट्ज। तो 0 और 200 के बीच में कौन बड़ा होगा, that is 200, so fm becomes 200, and once I got this fm I can directly write the value of fs, that is twice of fm, again this is equal to 400 of hertz, and we can calculate ts, that is equal to 1 upon fs, that is 1 upon 400, and that is equal to 2.5 millisecond, right। So इन दिस वे आप कोई भी सिग्नल हो, जैसे आपने फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा है सिग्नल का किस तरह से टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाता है, तो उसी सेम बेसिस पे आपको यहाँ पे सिग्नल का टाइम पीरियड कैलकुलेट करके या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके वी कैन कैलकुलेट दिस न्यूक्विस्ट रेट। सो आई होप आपके क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुए होंगे। इसी के साथ आपका ये टॉपिक यहाँ पे ओवर होता है। अब आप समझ चुके हैं बेसिकली सैम्पलिंग पे क्वेश्चन आए तो कैसे अटेम्प्ट करना है, अलाइजिंग फिनोमेना क्या है, और न्यूक्विस्ट रेट न्यूक्विस्ट इंटरवल किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। Now from the next lecture we will discuss reconstruction। जी हाँ, अब तक हमने पढ़ा है सैम्पलिंग की कंटिन्यूअस टाइम को डिस्क्रीट टाइम में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब रिकंस्ट्रक्शन मतलब अपोजिट, कि सैंपल्ड सिग्नल से हम ओरिजिनल सिग्नल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट। सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।